हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज प्रिया और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे इंटेक्स क्वेश्चंस फॉर आवर चैप्टर अमीन्स। यानी आज के लेक्चर में हम हमारे अमीन्स चैप्टर के अंदर जितने भी इंटेक्स क्वेश्चंस गिवन है, जितने भी बीच बीच में क्वेश्चंस गिवन है, उन सबको वन बाय वन करके कवर करेंगे। लेकिन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी ने सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स को देखा होगा। अगर किसी की कोई वीडियो स्किप हुई है या किसी को कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो उन सभी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से उस पर्टिकुलर वीडियो को देखकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। प्लस अगर किसी को कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन समझना है तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफरेंट टाइम स्टैम्प्स गिवन है। आप उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प से उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्टडी कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? क्लासिफाई द फॉलोइंग अमीन्स एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। यहाँ पर आपको कुछ अमीन मॉलिक्यूल्स गिवन है। इन अमीन मॉलिक्यूल्स को आपको क्लासिफाई करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स में। तो देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अमीन्स के बारे में, तो थोड़ी सी एक बेसिक इंफॉर्मेशन कवर करते हैं अमीन्स के बारे में। जब हम अमीन मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वो मॉलिक्यूल हमारा अमोनिया से बना हुआ होता है। अमोनिया में क्या होता है? नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, लेकिन जब हम इन हाइड्रोजन एटम्स को एक एक करके रिप्लेस करने लग जाते हैं किसी अल्काइल या फिर किसी अराइल ग्रुप के साथ, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं अमीन्स। जहां पर आपको जैसे कि RNH2, R2NH, ARNH2 इस तरीके से मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, इन मॉलिक्यूल्स को आप बोलते हो अमीन्स। तो आपको यहाँ अमीन्स और अमोनिया में आई होप डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। जब हम अमीन मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो वो एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आपके पास अमोनिया के मॉलिक्यूल में से एक तो हाइड्रोजन्स की जो रिप्लेसमेंट है वो ऑब्जर्व होगी अल्काइल या अराइल ग्रुप के साथ। तो ये तो हो गए हमारे अमीन मॉलिक्यूल्स। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स कौन से होते हैं। सो जब हमने अमीन्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करा था वहां हमने देखा था कि हम अमीन मॉलिक्यूल्स को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं: प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स एंड टर्शरी अमीन्स। इन अमीन्स को हम क्लासिफाई किस बेसिस पर कर रहे थे? हमारे हाइड्रोजन एटम की प्रेजेंस पे। अगर हमारे पास कोई अमीन मॉलिक्यूल ऐसा है जिसपे NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल आपका प्राइमरी नेचर का होगा। अगर उस पे कोई NH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल सेकेंडरी का होगा। और अगर वहां पर सिर्फ N ग्रुप प्रेजेंट है तो वो हमारे पास टर्शरी अमीन होगा। इन तीनों ग्रुप्स की प्रेजेंस का मतलब क्या है कि यहाँ आपके पास एक तरफ अल्काइल या अराइल ग्रुप होगा, यहाँ आपके पास 2 तरफ अल्काइल या अराइल ग्रुप्स होंगे, और यहाँ आपके पास 3 तरफ अराइल या अल्काइल ग्रुप्स की प्रेजेंस होगी। यानी यहाँ पर आपके पास अमोनिया में से सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, यहाँ 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं, यहाँ तीनों हाइड्रोजन एटम्स आपने रिप्लेस कर दिए हैं। सो इस तरीके से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन में क्लासिफाई कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें इन मॉलिक्यूल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये जो अमीनो ग्रुप है इसी के ऊपर ध्यान देना है। और अगर आपने इस ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लिया तो आप इजीली मॉलिक्यूल को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में डिवाइड कर सकते हो। सो यहाँ पर अगर आप अपने मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करोगे वन बाय वन करके, फर्स्ट मॉलिक्यूल में हमारे पास NH2 ग्रुप की प्रेजेंस है, विच मीन्स दिस इज अ प्राइमरी अमीन। सेकेंड मॉलिक्यूल में आपके पास नाइट्रोजन तो है बट वहां पर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, उसकी तीनों पोजीशंस ऑक्यूपाइड है, तो इस वजह से इस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे टर्शरी अमीन। सिमिलरली नेक्स्ट मॉलिक्यूल में आपके पास जो अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है उसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, विच मीन्स दिस इज अ प्राइमरी अमीन। सो ये भी आपके पास एक प्राइमरी अमीन आ गया। और इसी तरीके से जब हम फोर्थ मॉलिक्यूल की बात करेंगे, यहां पर आपके पास एक NH ग्रुप की प्रेजेंस है, विच मीन्स इट इज अ सेकेंडरी अमीन। सो इस तरीके से आप यहां पर अपने मॉलिक्यूल्स को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो। अब यही एग्जाम्पल्स नहीं, आपके पास कोई डिफरेंट एग्जाम्पल्स और भी हो सकते हैं। उन सारे एग्जाम्पल्स में आपको बस वहां पर जो अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके से हम यहाँ पर अपने मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में डिवाइड कर सकते हैं। सो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको यहाँ पर अमीन मॉलिक्यूल्स और अमीन मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा हुआ है? राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक अमीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11N। फर्स्ट पार्ट में आपसे ये पूछा हुआ है कि आपके पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H11N, इसके आपको डिफरेंट आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट आपको क्या पूछा हुआ है? राइट IUPAC नेम्स ऑफ ऑल द आइसोमर्स। फिर इसमें जो आपने जितने भी आइसोमर्स ड्रॉ करे हैं उनके IUPAC नॉमेनक्लेचर को डिफाइन करना है। और फर्दर आपसे पूछा हुआ है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अमीन्स। अब यहाँ पर हमने जो अमीन्स कंसीडर करे, इन अमीन्स में डिफरेंट पेयर्स में आपको क्या आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व हो रहा है उसको आपको शो करना है।
सो वन बाय वन करके हम इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि आपके पास यहाँ पर एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H11N, जो कि एक अमीन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है। अब यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि यहाँ से मुझे अमीन मॉलिक्यूल्स ही ड्रॉ करने हैं। वैसे तो हमें क्लियर था कि यहाँ एक नाइट्रोजन ग्रुप का मतलब है कि यहाँ जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा वो अमीन होगा, बट फर्दर क्लियरेंस हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन ने ड्रॉ कर दिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर ये ऑब्जर्व करना है कि हम इसके डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें आइसोमेरिक फॉर्म्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। सो जब भी हम आइसोमर्स की बात करते हैं, आइसोमर्स का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। यानी यहाँ पर आपके पास सारे मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बट उस केस में आपके पास मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगी। कहीं पर आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो किसी पोजीशन पर प्रेजेंट होगा, कहीं किसी पोजीशन पर प्रेजेंट होगा, कहीं पर आपके पास चेन लेंथ में थोड़ा डिफरेंस ऑब्जर्व होगा, कहीं आपके पास कोई और फंक्शनल आइसोमेरिज्म आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा। सो इस तरीके से हम यहाँ पर डिफरेंट आइसोमेरिज्म की हेल्प लेके अपने आइसोमर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर हम शुरुआत में ऐसे सोचने लग जाएं कि हमारे पास ये आइसोमर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो आप कभी भी अपने मॉलिक्यूल के डिफरेंट आइसोमर्स को ड्रॉ नहीं कर पाओगे। सो आइसोमर्स को ड्रॉ करने का एक सिंपल सा मेथड है कि हम हमेशा अपने आइसोमर्स को एक हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करके ड्रॉ करके देखें। हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। हम एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर सकते हैं। बस हमें पॉसिबिलिटीज में से ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा मॉलिक्यूल पॉसिबल है और कौन सा मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है, और उसके बाद आप यहाँ पर डिफरेंट अरेंजमेंट्स को ड्रॉ कर सकते हो। सो जब आप यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करोगे, उस मेथड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये डिफरेंट आइसोमर्स की फॉर्मेशन ऑब्जर्व हो रही है, और इन्हीं के साथ दो और आइसोमर्स आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं। ये दोनों आइसोमर्स भी आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने अपने डिफरेंट आइसोमर्स ड्रॉ करे, जिसके अकॉर्डिंग हमें ये पता लगा कि C4H11 नाइट्रोजन में हमारे पास टोटल 8 आइसोमर्स पॉसिबल है, और उन सारे आइसोमर्स को हमने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके ड्रॉ कर लिया। अब हमारे पास जो सेकेंड पार्ट है उसे हमें आंसर करना है। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा हुआ इन सारे आइसोमर्स के IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में। सो जब भी हम IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो ये वो नॉमेनक्लेचर है जिस नेम से आपके मॉलिक्यूल को आप कहीं पर भी किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में सिमिलर स्ट्रक्चर में आइडेंटिफाई करोगे। यानी कि जैसे कि आपका रियल नेम, कि आप इस रियल नेम से हर एक जगह पर जाने जाओगे। तो जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर किसी भी मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन करते हैं तो वहां पर हम उसके लिए प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी हम हमारे रूल्स को यूज करेंगे और वन बाय वन करके अपने मॉलिक्यूल्स को नेम करेंगे। सो फर्स्ट मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर आपके पास सबसे पहले नॉमेनक्लेचर डिफाइन करने के लिए आपको इसकी मेन चेन को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर दिस इज योर मेन चेन, जिसके अंदर आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप भी इंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ पर हम अब इस फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करने के लिए इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास पूरी चेन में कहीं बीच में प्रेजेंट है। तो जब हम पोजीशन स्पेसिफाई करते हैं तो हम इस तरीके से नंबरिंग करते हैं कि हमारे फंक्शनल ग्रुप या ब्रांचेस को लोएस्ट पोजीशन प्रोवाइड करी जाए, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4, जिसके अकॉर्डिंग आपके अमीनो ग्रुप को सेकंड पोजीशन प्रोवाइड करी जा रही है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से नेम करेंगे कि पहले हम हमारे पूरे प्रॉपर वर्ड रूट को नेम करेंगे। 4 कार्बन की चेन है तो इसके लिए वर्ड रूट है ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम एन यूज करेंगे। अब ई हम यहाँ यूज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि एन और अमीन दोनों में ही लास्ट में ई और ए आने की वजह से आपके पास वॉवल्स के इंटरेक्शन हो रही है। तो उस चीज को ओमिट आउट करने के लिए हम फर्स्ट वॉवल को ओमिट कर देते हैं। फिर हम पोजीशन स्पेसिफाई करेंगे और फिर हम फंक्शनल ग्रुप अपना डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास इस मॉलिक्यूल का नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 अमीन। सो इस तरीके से आप अपने मॉलिक्यूल को नेम करोगे। सिमिलरली हम जब नेक्स्ट मॉलिक्यूल पर जाएंगे तो यहाँ पर भी हमें अपने मॉलिक्यूल को बिल्कुल सेम नॉमेनक्लेचर को यूज करके नेम करना है। बट यहाँ अगर आप आइडेंटिफाई करोगे, आपके पास इस मेन चेन के अंदर आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ एक ब्रांच भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है कि अब आपको यहाँ पर ब्रांच को भी नेम करना है, और ब्रांच को नेम करने के लिए हम पोजीशन असाइन करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम नंबरिंग डिसाइड करेंगे 1 2 3। क्योंकि अगर आप राइट हैंड साइड से करो या लेफ्ट हैंड साइड से करो, ब्रांच तो सेकंड पोजीशन पर ही आनी है। बट फर्स्ट पोजीशन पर अगर आप राइट हैंड साइड से करोगे फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, तो वो ज्यादा प्रायोरिटाइज करा जाएगा हमारे मॉलिक्यूल के लिए। सो इस तरीके से हम अपने मॉलिक्यूल में नंबरिंग करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जब हम नेम करेंगे तो मॉलिक्यूल में सबसे पहले ब्रांचेस को नेम करा जाता है, जिसमें आपके पास सेकेंड पोजीशन पर है मिथाइल ग्रुप। सो 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए हमारे पास वर्ड रूट है प्रॉप। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और फर्स्ट पोजीशन पर हमारे पास है अमीनो ग्रुप। सो इस मॉलिक्यूल का नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन। सो इस तरीके से आप अपने मॉलिक्यूल्स को नेम करोगे।
नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर थर्ड मॉलिक्यूल। थर्ड मॉलिक्यूल में भी आपके पास क्या है, इस तरीके से एक मेन चेन है, जिस मेन चेन में आपके पास 2 ब्रांचेस प्रेजेंट है। तो यहां पर भी आप इसी तरीके से नंबरिंग करोगे 1 2। फर्स्ट पोजीशन पर आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप है, तो आप बोलोगे 1 डाइमिथाइल। उसके बाद आप बोलोगे यहां पर 2 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट यूज करते हैं इथ। इथ के लिए हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फिर फर्स्ट पोजीशन पर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस मॉलिक्यूल का नेम क्या हो जाएगा, 1 डाइमिथाइल इथेन 1 अमीन। सो इस तरीके से आप अपने मॉलिक्यूल्स को नेम करोगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर नेक्स्ट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट मॉलिक्यूल बिल्कुल सिंपल मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास एक ब्यूटेन अमीन मॉलिक्यूल है, ब्यूटेन 1 अमीन। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर नेक्स्ट मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल में हमारे पास अमीनो ग्रुप कहीं बीच में प्रेजेंट है, जिसकी दोनों तरफ पर हमारे पास ब्रांचेस हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर किसको हम मेन चेन कंसिडर करें, किसे ब्रांच कंसिडर करें, वो कंफ्यूजन अराइज होती है। सो जब भी हमारे पास इस तरीके से मॉलिक्यूल होता है, वहां पर हम इन दोनों पोजीशंस में से एक ऐसे मॉलिक्यूल को मेन चेन कंसिडर करते हैं जिसमें ज्यादा कार्बन एटम होते हैं। तो हमें पता है यहाँ पर 3 है, यहाँ 1 है, तो ये हमारी मेन चेन हो जाएगी, दिस इज योर मेन हाइड्रोकार्बन, और ये आपकी ब्रांच हो जाएगी। और इस ब्रांच को आप डिफाइन कैसे करोगे, एन पोजीशन को असाइन करके कि दिस इज योर एन मिथाइल, क्योंकि nth पोजीशन पर है, अमीनो ग्रुप की पोजीशन पर है ना, तो इसे नेम कैसे करोगे आप, एन मिथाइल। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या है, 3 कार्बन की चेन है, जिसके लिए आप वर्ड रूट यूज करते हो प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम एन करेंगे, और यहाँ पर आपके पास अमीनो ग्रुप है तो आप यहाँ पर वर्ड रूट यूज करोगे अमीन। और फर्स्ट पोजीशन है क्योंकि 1 2 3, तो फर्स्ट पोजीशन डिफाइन करो या ना करो, ऑब्वियस से होता है कि हमारे फर्स्ट पोजीशन पर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो इस मॉलिक्यूल का नेम क्या हो जाएगा, एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन, या फिर एन मिथाइल प्रोपेन अमीन। सिमिलरली आप जब नेक्स्ट मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करोगे, वहां पर भी आपके पास दोनों तरफ ब्रांचेस हैं, बट अब यहाँ देखो दोनों सिमिलर ब्रांचेस, तो आप किसी को भी मेन कंसिडर कर सकते हो, किसी को भी ब्रांच कंसिडर करते हो, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास मॉलिक्यूल का नेम क्या हो जाएगा, एन इथाइल इथेन अमीन। सो दिस इज योर 6th मॉलिक्यूल। और इसी तरीके से जहां पर हमने ये रूल्स को यूज करते हुए इन मॉलिक्यूल्स को नेम करा है, बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम बाकी दोनों मॉलिक्यूल्स को भी नेम करेंगे। सो बाकी दोनों मॉलिक्यूल्स को जब आप नेम करोगे, यहाँ पर इस मॉलिक्यूल का नेम हो जाएगा एन मिथाइल, और ये आपके पास प्रोपेन अमीन है, बट प्रोपेन अमीन की 2nd पोजीशन पर अमीनो ग्रुप है, विच इज 1st 2nd एंड 3rd। सो एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास एन डाइमिथाइल है, और ये इथेन अमीन है, सो एन डाइमिथाइल इथेन अमीन। सो इस तरीके से आप अपने मॉलिक्यूल्स को नेम कर सकते हो। सो दिस वाज योर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जहां पर हमने सारे आइसोमर्स के IUPAC नॉमेनक्लेचर को डिफाइन करा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर थर्ड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय डिफरेंट पेयर ऑफ अमीन्स। अब यहाँ पर हमें आइसोमेरिज्म कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। हमने आइसोमेरिज्म कहाँ स्टडी करा है, हमने आइसोमेरिज्म स्टडी करा है हमारे क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो वहां पर हमने इसको प्रॉपरली डीप एक्सप्लेनेशन फॉर्म में, डिटेल्ड फॉर्म में स्टडी करा है। अगर किसी को उतनी डिटेल्ड फॉर्म में डिस्कस करना है तो आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, अब वहां से उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। सो जब हम आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, आइसोमेरिज्म का मतलब होता है ऐसा फिनोमिना जहां पर आपके पास 2 आइसोमर मॉलिक्यूल्स होते हैं। आइसोमर मॉलिक्यूल्स का मतलब है ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, बट उसमें आपके पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो हमने सारे आइसोमर्स ड्रॉ करे हैं, बिल्कुल करेक्ट, ये सारे के सारे आइसोमर्स हैं। बट जब हम आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, हमारे पास डिफरेंट आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी है। आपके पास यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म हो सकता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो सकता है, मेटामेरिज्म हो सकता है, और फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो सकता है। ये सारे टाइप के आइसोमर्स हमने ऑलरेडी हमारे क्लास 11th में डिस्कस करे हैं, जहां पर हमने क्या देखा था, जब हम पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए आपको कुछ नहीं देखना, आप अपने बस नॉमेनक्लेचर को देखो। अगर आपके नॉमेनक्लेचर में कहीं ना कहीं पोजीशन में चेंज आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूटेन 1 अमीन, ब्यूटेन 2 अमीन, दोनों बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल्स हैं, बट फर्स्ट और सेकंड पोजीशन का चेंज आ रहा है, तो वो आपके पोजीशन आइसोमेरिज्म में इंक्लूड होंगे। सिमिलरली जब हम चेन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो वहां पर आप बस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखो, स्ट्रक्चर में आपको सब कुछ सेम दिखेगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम दिखेंगे, बट आपको डिफरेंस क्या मिलेगा कि जो चेन लेंथ हम यूज कर रहे थे, 4 कार्बन की चेन लेंथ मान लो हम यूज कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल में आपके पास बिल्कुल सिंपल 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन होगी, दूसरे मॉलिक्यूल में 3 कार्बन की चेन में एक ब्रांच हो जाएगी, तीसरे मॉलिक्यूल में 2 कार्बन की चेन में 2 ब्रांच हो जाएंगी। सो इस तरीके से जब आपके पास मॉलिक्यूल में ब्रांचेस इंट्रोड्यूस होने लग जाती हैं,
सिमिलर फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए, तो उन्हें आप चेन आइसोमेरिज्म के अंदर इंक्लूड करते हो। फर्दर नेक्स्ट आपके पास क्या है, मेटामेरिज्म। जब हम मेटामेरिज्म की बात करते हैं, मेटामेरिज्म ऐसे फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं जहां पर हमारे पास बीच में कोई फंक्शनल ग्रुप आने की वजह से जो दोनों तरफ हमारे पास चेन लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सेकेंडरी अमीन्स की बात करें तो यहाँ पर NH मॉलिक्यूल है, NH मॉलिक्यूल के साइड में यहाँ हो सकता है 2 कार्बन हो, इस साइड हो सकता है 3 कार्बन हो, तो यहाँ पर दोनों चेन लेंथ में डिफरेंस आ गया। इसी तरीके से आपके पास एक डिफरेंट मॉलिक्यूल हो सकता है जिसमें आपके पास एक NH फंक्शनल ग्रुप है जिसमें एक तरफ तो एक हमारे पास कार्बन है, दूसरी तरफ आपके पास 4 कार्बन है, तो ये भी आपके पास क्या शो कर रहे हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स मेटामेरिज्म शो कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास एक और फंक्शनल ग्रुप आता है जिसे आप नेम करते हो फंक्शनल आइसोमेरिज्म के टाइम पर। तो जब हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म वो आइसोमर्स होते हैं जहां पर हमें सिमिलर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप बोल सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स तीनों ही एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर हम नाइट्रोजन एटम्स को ही यूज करे जा रहे हैं। हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उसके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट आ रहे हैं। क्यों डिफरेंट आ रहे हैं? क्योंकि कोई प्राइमरी दिखा रहा है, कोई सेकेंडरी दिखा रहा है, कोई टर्शरी दिखा रहा है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पर जितने भी हमने आइसोमर्स ड्रॉ करे हैं उन आइसोमर्स में जितने प्राइमरी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो सेकेंडरी और टर्शरी के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, सेकेंडरी मॉलिक्यूल्स प्राइमरी और टर्शरी के साथ शो कर रहे हैं, और टर्शरी मॉलिक्यूल्स प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ शो कर रहे हैं। तो ये हमारे सारे फंक्शनल आइसोमेरिज्म के अंदर इंक्लूडेड होंगे। तो ये चारों टाइप के आइसोमर्स हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करने हैं। सो जब आप यहाँ पर अपने मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करते हो तो आपको ये पता लगता है कि हमारे पास यहाँ पर चारों टाइप के आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, जिसमें जब हम अपने मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि हमारा जो फर्स्ट और फोर्थ मॉलिक्यूल है और फिफ्थ और सेवेंथ मॉलिक्यूल है ये दोनों पोजीशन आइसोमर शो कर रहे हैं। सिमिलरली फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड और फर्स्ट एंड थर्ड ये सारे चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फिफ्थ एंड सेवेंथ ये हमारे मेटामेरिज्म शो कर रहे हैं, और जितने भी प्राइमरी हैं वो सेकेंडरी और टर्शरी के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, एंड वाइस वर्सा कि इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, सेकेंडरी हमारे प्राइमरी और टर्शरी के साथ, टर्शरी हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। सो मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पर चारों टाइप के आइसोमर्स एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पर आप अपने मॉलिक्यूल्स के साथ मैच करना कि आपको यहाँ पर ये आइसोमर्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आपको बस यहाँ ये ध्यान रखना है, पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए हम नॉमेनक्लेचर को ऑब्जर्व करते हैं कि पोजीशनिंग में कोई डिफरेंस आ रहा है। चेन आइसोमेरिज्म के लिए हम हमारे सेम फंक्शनल ग्रुप वाले मॉलिक्यूल्स की चेन लेंथ को ऑब्जर्व करते हैं। मेटामेरिज्म के लिए हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को ढूंढते हैं जहां पर हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में चेन लेंथ में डिफरेंस हो रहा हो, और फंक्शनल आइसोमर्स हमारे वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जहां पर हम सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लेके डिफरेंट फंक्शनल आइसोमर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर्स इन अ मॉलिक्यूल। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको इस क्वेश्चन को कवर करने के बाद अमीन मॉलिक्यूल्स और ज्यादा क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने अमीन मॉलिक्यूल्स के सिर्फ स्ट्रक्चर्स को ही ड्रॉ करना नहीं ऑब्जर्व करा, साथ में उनके नॉमेनक्लेचर को भी देखा है और साथ में उनके अंदर उनके आइसोमर्स को भी ड्रॉ करा है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा हुआ है, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू एनालीन। यहाँ पर आपको डिफरेंट कन्वर्जन्स बोली हुई है जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट आपको बोला हुआ है बेंजीन को एनालीन में कन्वर्ट करना। सो जब हम बेंजीन और एनालीन मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करते हैं हमें पता है बेंजीन मॉलिक्यूल क्या होता है। बेंजीन मॉलिक्यूल हमारे पास सिंपल हमारा ये इस तरीके से एक बेंजीन मॉलिक्यूल है, और एनालीन मॉलिक्यूल होता है इस पर NH2 ग्रुप की प्रेजेंस। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो दोनों कंपाउंड है इनमें बेंजीन ग्रुप की जो है वो कॉमन प्रेजेंट है। लेकिन हम अब बेंजीन के अंदर एनालीन की इंट्रोडक्शन कैसे करें, ये क्वेश्चन अराइज होता है क्योंकि हमें इसी को कन्वर्ट करके ऑब्जर्व करना है। सो यहाँ पर अगर हम अपनी सारी रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि ऐसी कोई भी डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है जिसको यूज करके आप बेंजीन पर अमीनो ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर पाओ। आपको कहीं ना कहीं कुछ और मेथड से आपको यहाँ पर अमीनो ग्रुप की इंट्रोडक्शन करनी पड़ेगी। सो उसके लिए हम यहाँ पर अमीनो ग्रुप के डिफरेंट प्रिपरेशन मेथड्स को रिकॉल करते हैं, जिसमें हमें ये याद आता है कि हम अमीन्स को किसी ग्रुप के रिडक्शन से भी प्रिपेयर कर सकते थे, और वो है हमारे पास नाइट्रो ग्रुप। यानी अगर आपके पास मॉलिक्यूल में NO2 ग्रुप प्रेजेंट है तो आप NO2 ग्रुप के ऊपर डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स को यूज करके उसे NH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हो। और हमें ये पता है कि हम बेंजीन मॉलिक्यूल पर NO2 ग्रुप की तो इंट्रोडक्शन बहुत इजीली कर सकते हैं हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को यूज करके। तो बस यहाँ पर हमें पहले बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाना है और फर्दर उस नाइट्रोबेंजीन से अमीनो बेंजीन की फॉर्मेशन करनी है, यानी कि एनालीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करनी है।
सो ये कन्वर्शन आपको कैसे ऑब्जर्व होगी, आपके पास एक बेंजीन मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर जब आप नाइट्रेशन करवाओगे HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में, क्योंकि इसी हमारे रिएजेंट की प्रेजेंस में आपके पास NO2 पॉजिटिव रिएजेंट रिलीज होता है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करके आपके पास नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन करेगा, जो फर्दर किसी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में आपके पास यहाँ पर ये नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस कर देगा NH2 में और आपके पास एनालीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी. सो दिस इज हाउ यू कैन अचीव द फॉर्मेशन ऑफ एनालीन मॉलिक्यूल यूजिंग योर बेंजीन मॉलिक्यूल. So this was your first conversion. Now let's move on towards your second conversion. So second conversion में क्या पूछा हुआ है, बेंजीन इंटू NN डाइमिथाइल एनालीन. अब यहाँ मैंने ऑलरेडी आपको ये रिएक्शन शो करी हुई है क्योंकि यहाँ पर हम इस रिएक्शन को यूज करके ही समझेंगे. तो यहाँ हमें बेंजीन से NN डाइमिथाइल एनालीन की फॉर्मेशन करनी है. यानी यहाँ तक तो हमें समझ में आ रहा है कि एनालीन बनाने के बाद हमें यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप्स को रिप्लेस करना है दो मिथाइल ग्रुप से. तो जब हम इस तरीके से रिप्लेसमेंट ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जब भी हमें किसी अमीनो ग्रुप में किसी ग्रुप से रिप्लेसमेंट ऑब्जर्व करनी होती है किसी अल्काइल ग्रुप से, तो वहां पर हम इस तरीके से हमारे अल्काइल हैलाइड्स रिएजेंट की हेल्प लेते हैं. क्योंकि यहाँ पर इस रिएजेंट में आप जब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑब्जर्व करोगे तो आपको इजीली अपने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स प्रेजेंट मिलेंगे. सो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपने फर्स्ट रिएक्शन में नाइट्रो ग्रुप की हेल्प से एनालीन की फॉर्मेशन करी, बिल्कुल सिमिलर आप यहाँ पर एनालीन फॉर्म करोगे और फर्दर उस एनालीन को आप मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाओगे 2 इक्विवेलेंट मोल्स के साथ, जिसमें आप इनके रिएक्शन से इन हाइड्रोजन एटम्स के सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स ऑब्जर्व करोगे, जिसमें हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देंगे इन मिथाइल ग्रुप्स के साथ और इजीली आप अपने मॉलिक्यूल में NN डाइमिथाइल एनालीन की फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करोगे. सो दिस इज हाउ यू कैन ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ NN डाइमिथाइल एनालीन यूजिंग योर बेंजीन मॉलिक्यूल. सो दिस वाज योर सेकंड कन्वर्शन. नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर थर्ड कन्वर्शन. थर्ड कन्वर्शन में आपके पास दो मॉलिक्यूल्स गिवन है. सबसे पहले आपके पास एक मॉलिक्यूल गिवन है जिसमें आपके पास 4 कार्बन एटम मॉलिक्यूल है जिसके दोनों तरफ एक क्लोरो ग्रुप प्रेजेंट है, जिसे आपको कन्वर्ट करना है हेक्सेन 1,6 डायमीन में, यानी एक ऐसे मॉलिक्यूल में जिसमें आपके पास 6 कार्बन एटम है जिसकी फर्स्ट और 6th यानी दोनों टर्मिनल पोजीशंस पर एक अमीनो ग्रुप की प्रेजेंस है. तो यहाँ मॉलिक्यूल को देख के आपको सबसे पहले क्या समझ में आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जाते हुए 2 कार्बन एटम का इंक्रीज हुआ है. हमारे पास रिएक्टेंट में 4 कार्बन एटम्स थे, प्रोडक्ट में हमारे पास 6 कार्बन एटम्स हैं, प्लस यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी चेंज हो गया है. पहले हमारे पास एक क्लोरो फंक्शनल ग्रुप था, अब हमारे पास एक अमीनो फंक्शनल ग्रुप है. तो यहाँ तो बिल्कुल ही हमारे मॉलिक्यूल की रिप्लेसमेंट हो गई है. तो अब इस मॉलिक्यूल को आप कैसे ऑब्जर्व करोगे? सो जब हम यहाँ पर इस तरीके से हमारे मॉलिक्यूल्स को देखते हैं तो हमें यहाँ पर अमीनो ग्रुप्स की इंट्रोडक्शन जब हमारे पास होती है, या फिर आप कह सकते हो डिफरेंट अमीन्स के प्रिपरेशन मेथड्स को रिकॉल करना होता है. क्योंकि ये तो हमने सीखा हुआ है कि जब भी हमें किसी मॉलिक्यूल में कन्वर्शन ऑब्जर्व करनी होती है तो वहां पर हम हमेशा हमारे प्रोडक्ट के प्रिपरेशन मेथड्स को रिकॉल करते हैं. और उन प्रिपरेशन मेथड्स को रिकॉल करते हुए आपको ये ध्यान देना है कि क्या कोई ऐसा मेथड था जहां पर हमारे पास हमारे कार्बन एटम का नंबर इंक्रीज हो सकता था. तो जब हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं, ये चीज सोचते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि हाँ, एक ऐसी पॉसिबिलिटी थी जिसमें हमें क्या ऑब्जर्व होता था कि अगर हम ऑब्जर्व करेंगे हमारे पास अगर किसी मॉलिक्यूल में साइनाइड ग्रुप है और उसकी हम फर्दर रिडक्शन शो करते हैं तो उस रिडक्शन से हमारे पास वो साइनाइड ग्रुप जो है वो CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एक अमीनो ग्रुप में कन्वर्ट होता है विद इंक्रीज इन कार्बन एटम. सो इसका मतलब है कि अगर हम किसी तरीके से इन दोनों क्लोरो ग्रुप्स को साइनो ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो हम इजीली अपने मॉलिक्यूल के अंदर अमीनो ग्रुप्स की फॉर्मेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और वो भी हमारे पास हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट के साथ हमें कार्बन एटम में इंक्रीज भी ऑब्जर्व हो जाएगा. सो बस यहाँ पर आपको बस अब ये ऑब्जर्व करना है कि हम किस तरीके से क्लोरो ग्रुप को साइनो ग्रुप से रिप्लेस करें. और उसके लिए तो हमारे पास बहुत इजी रिएक्शंस हैं. हम सोडियम साइनाइड यूज करेंगे इथेनॉल की प्रेजेंस में और इजीली अपने मॉलिक्यूल में हेलोजन एटम्स को साइनाइड ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे. सो यहाँ पर आपको ये रिएक्शन कैसे मिलेगी? देखो, यहाँ पर आपके पास मॉलिक्यूल है 1,4-डाइक्लोरोब्यूटेन, जिसको जब आप सोडियम साइनाइड यूज करोगे इथेनॉल की प्रेजेंस में इन दोनों ही क्लोरो ग्रुप्स को आप साइनो ग्रुप से रिप्लेस कर दोगे, जिसके अंदर फर्दर किसी रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके आप इन साइनो ग्रुप्स को रिड्यूस करोगे, इसे CH2NH2 में और इसे CH2NH2 में. तो ये जो CH2 मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास CH2 ये तो एज सच रहेंगे, बट ये जो CN है ये CH2NH2 में हो गया रिड्यूस, ये CN CH2NH2 में रिड्यूस होगा, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पर हेक्सेन 1,6 डायमीन की फॉर्मेशन हुई. सो यहाँ पर इस तरीके से आप अपने मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को अचीव कर सकते हो. आपको यहाँ इस फॉर्मेशन में बस ये ध्यान रखना है कि कौन से हम रिएक्शन को यूज करके हमारे अमीनो ग्रुप्स की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, प्लस वहां पर हमारे कार्बन एटम का नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा. सो दिस इज हाउ यू कैन अचीव द फॉर्मेशन ऑफ हेक्सेन 1,6 डायमीन यूजिंग
1,4-dichlorobutane. So this was your third part of your question and along with it your question number 3 is completed. I hope आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को कवर करने के बाद डिफरेंट अमीन मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन में भी काफी क्लियरेंस हुई होगी. नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा हुआ है? अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ. आपके पास यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन है. इन मॉलिक्यूल्स को आपको उनकी बेसिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको ये पता करना है कि सबसे कम बेसिसिटी वाला सबसे पहले और फिर धीरे धीरे हम बेसिसिटी इंक्रीज करते जाएंगे. तो यहाँ जब हम अपने मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करते हैं, इन सारे मॉलिक्यूल्स में आपको क्या दिख रहा है कि हमारे ये सारे मॉलिक्यूल्स अमीन मॉलिक्यूल्स हैं, विच मीन्स हमें यहाँ पर अमीन ग्रुप्स की बेसिसिटी को ऑब्जर्व करना है. सो जब हम अमीन्स की बेसिसिटी को ऑब्जर्व करते हैं तो इसको तो हमने ऑलरेडी हमारे लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल्ड फॉर्म में कवर करा है. सो अगर आपको वहां पर डिटेल्ड फॉर्म में डिस्कस करना है तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसे ऑब्जर्व कर सकते हो. यहाँ मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में समझाती हूँ. जब हम अमीन ग्रुप की बेसिसिटी की बात करते हैं तो वो डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. सो basicity of amines depend upon various factors like inductive effect, stabilization of cations, steric factors and solvation factors. अब ये सारे factors क्या हैं? देखो, जब भी हम किसी मॉलिक्यूल की बेसिसिटी की बात करते हैं तो वहां पर हम हमेशा हमारे पहले पुराने वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसके अकॉर्डिंग हम मॉलिक्यूल्स को जब ऑब्जर्व करते हैं, स्पेशली अमीन मॉलिक्यूल्स को, तो उन अमीन मॉलिक्यूल्स को हम ल्यूविस कॉन्सेप्ट और अरेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपने मॉलिक्यूल्स को बेसिक मॉलिक्यूल्स में कैटेगराइज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जब हम ल्यूविस कॉन्सेप्ट में ऑब्जर्व करते हैं हमारे मॉलिक्यूल में लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से ये हमारे बेसिस की तरह शो होते हैं, और अरेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये मॉलिक्यूल्स हमारे H पॉजिटिव आयंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इस वजह से भी ये हमारे मॉलिक्यूल्स बेसिक नेचर के हैं. तो जब हम यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस की एक्सेप्टेंस ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पर क्या बनेगा? केटाइन बनेगा. तो जो आपके स्टेबल केटाइंस फॉर्म करेंगे वो आपके ज्यादा बेसिक मॉलिक्यूल्स होंगे, और उस स्टेबिलिटी को आप कैसे ऑब्जर्व करोगे? इंडक्टिव इफेक्ट को यूज करके. प्लस वहां पर आप सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक फैक्टर्स को भी देखोगे. सॉल्वेशन इफेक्ट में हमने क्या ऑब्जर्व करा था कि जब हम मॉलिक्यूल्स को एक्वस मीडियम में कंसिडर करते हैं तो उस केस में हमारे पास जो ऑर्डर होता है वो रिवर्स हो जाता है, जिसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ऑर्डर यूज करने लग जाते हैं. लेकिन वहीं अगर हम गैसियस स्टेट कंसिडर करें तो वो हमारा ऑर्डर होता है टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी. तो ये जो हमारा रिवर्स हो रहा है उसका रीजन हमने बताया था सॉल्वेशन इफेक्ट, कि जब हम मॉलिक्यूल को एक्वस कंडीशन में कंसिडर करने लगते हैं तो वहां पर हम मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को कब ऑब्जर्व करते हैं? जब हमारा मॉलिक्यूल जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएटेड होगा, जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स उसके आसपास होंगे, उन वाटर मॉलिक्यूल्स की हेल्प से हम वहां बताएंगे कि वो हमारा कौन सा स्टेबल मॉलिक्यूल है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्राइमरी अमीन्स की बात करें तो वो हमारे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएशन शो करता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स, और इसी वजह से हमारा जो प्राइमरी अमीन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है. और उसी रीजन की वजह से हम ये बोलते हैं कि प्राइमरी अमीन्स में सॉल्वेशन इफेक्ट की वजह से वो ज्यादा बेसिसिटी शो करते हैं. अब जब हमारे पास क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो तो उस टाइम पर आप हमेशा एक्वस कंडीशंस कंसीडर करोगे, वरना आप अपने गैसियस स्टेट में आंसर करोगे जब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. तो यहाँ पर हम हमारे सारे फैक्टर्स को यूज करके हमारे क्वेश्चन को आंसर करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्वेशन इफेक्ट में 2 हमारे स्पेशल मॉलिक्यूल्स डिफाइन करे थे, जिसमें हमने मिथाइल अमीन्स और इथाइल अमीन्स के डिफरेंट ग्रुप्स कंसिडर करे थे. मिथाइल अमीन्स में हमने डिफरेंट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी मॉलिक्यूल्स लिए थे, और सिमिलरली इथाइल अमीन्स में हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी मॉलिक्यूल्स लिए थे, और उनको हमने अरेंज करा था एक डिफरेंट ऑर्डर में, जिसमें हमने क्या देखा था कि जब हम इथाइल अमीन्स कंसीडर करते हैं, जब आप इथाइल अमीन्स कंसीडर करोगे तो सॉल्वेशन इफेक्ट, स्टेरिक फैक्टर्स और इंडक्टिव इफेक्ट, इन सारे फैक्टर्स को एक साथ इंक्लूड करने की वजह से आपके पास वहां पर ऑर्डर आता है सेकेंडरी, टर्शियरी और प्राइमरी अमीन्स. और वहीं अगर आप मिथाइल अमीन्स कंसीडर करते हो और वहां पर आप इन सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करते हो तो आपके पास ऑर्डर आता है सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्शियरी अमीन्स. तो आपको ये दोनों मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है ये थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए. या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि इस पूरे चैप्टर में आपको यही चीज है जो लर्न करनी है, बाकी सब में कॉन्सेप्ट्स हैं, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा लर्न करना होगा कि हमारे इथाइल अमीन्स के केस में बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है और मिथाइल अमीन्स के केस में आपके पास बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है. सो अब हम 1 बाय 1 करके मॉलिक्यूल्स को देखते हैं. सबसे पहले हमारे फर्स्ट सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स को देखते हैं. यहाँ पर आपके पास सबसे पहले इथाइल अमीन है, फिर आपके पास है एनिलीन मॉलिक्यूल, अमोनिया, यहाँ पर आपके पास बेंजाइल अमीन है, दिस इज योर एन इथाइल इथेन अमीन. सो अब यहाँ पर हम इन सारे मॉलिक्यूल्स को जब आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको क्या पता लगता है? सबसे पहले आप ये देखो कि हमारे पास एलिफेटिक अमीन्स, एरोमेटिक अमीन्स और अमोनिया है,
और उसका ऑर्डर तो हमें पता है, एलिफेटिक अमीन ज्यादा बेसिक है, फिर अमोनिया और फिर एरोमेटिक अमीन्स, क्योंकि एरोमेटिक अमीन्स में क्या होता है, एक तो एरोमेटिक कैरेक्टर माइनस आई इफेक्ट शो करता है एरोमेटिक कंपाउंड, प्लस वहां पे रेजोनेंस हो गई, विच मीन्स उसका जो नेगेटिव जो उसके लोन पेयर है वो क्या हो गए, डिवाइड हो गए, सर्कुलेट हो गए, जो उसकी बेसिसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। सो उस वजह से हम ये क्लियर करके बोल सकते हैं कि हमारे एलिफेटिक अमीन्स सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं, फिर अमोनिया मॉलिक्यूल होता है और उसके बाद एरोमेटिक अमीन्स आते हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारे फर्स्ट सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इस केस में आपने यहाँ पर ये जो एलिफेटिक अमीन्स हैं इन्हें आगे प्लेस करना है, फिर अमोनिया मॉलिक्यूल को प्लेस करना है और फिर यहाँ पर एरोमेटिक अमीन्स की बारी आएगी। लेकिन अगर आप इन दोनों एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स को देखोगे, ये आपका प्रॉपर एरोमेटिक अमीन है क्योंकि डायरेक्टली एरोमेटिक स्ट्रक्चर के साथ अटैच्ड है, बट यहाँ पर ये डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं है, बीच में एक CH2 ग्रुप है, तो ये जो आपका अमीनो ग्रुप से थोड़ा पहले आएगा। अब हमें पता है कि जो हमारे इथाइल ग्रुप्स हैं ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, जो आपके मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करेंगे केटाइन को, क्योंकि जब आप यहाँ H पॉजिटिव एक्सेप्ट करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, NH2 पॉजिटिव, जिस वजह से दोनों तरफ से यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट आ रहा है। प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ओवरऑल जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है, जिस वजह से आप बोलोगे कि यहाँ पर हमें स्टेबिलिटी ज्यादा इजीली मिलेगी। सिमिलरली हमें यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट मिलेगा। तो इसका मतलब है सबसे आगे सबसे ज्यादा बेसिक ऑर्डर तो आपका एन इथाइल अमीन इथेन अमीन का मिलेगा, एन इथाइल इथेन अमीन का, और फिर इथेन अमीन का मिलेगा। तो ये दोनों तो हमें मॉलिक्यूल समझ में आ गए। फिर जब हम इन तीनों मॉलिक्यूल्स को देखते हैं तो ये तो सबसे पीछे होगा क्योंकि एरोमेटिक नेचर का है, तो अब ये दोनों बच गए। इन दोनों मॉलिक्यूल्स में आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर आपका जो ये बेंजाइल अमीन है ये ज्यादा बेसिसिटी शो करेगा एज कंपेयर टू अमोनिया मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, इस वजह से हमें इसकी बेसिसिटी ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू अमोनिया मॉलिक्यूल। तो आपके पास यहाँ पर ऑर्डर क्या आएगा अपने मॉलिक्यूल्स का, आप इस तरीके से यहाँ पर अपने मॉलिक्यूल्स के ऑर्डर को ऑब्जर्व करोगे, जिसमें सबसे आगे आपके पास आएगा C2H5 होल ट्वाइस NH, फिर आपके पास आएगा C2H5 NH2, देन कम C6H5 CH2 NH2, फिर अमोनिया मॉलिक्यूल और फिर हमारे पास एनिलीन मॉलिक्यूल। सो दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। सेकंड पार्ट को भी आपको बिल्कुल सिमिलर तरीके से सॉल्व करना है, जिसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, इथाइल अमीन, फिर आपके पास एक और इथाइल अमीन है जो सेकेंडरी नेचर का है, यहाँ पर आपके पास टर्शियरी नेचर का है, और ये आपके पास एरोमेटिक अमीन है। ये तो हमें पता है सबसे पीछे चला जाएगा, और इन तीनों की अरेंजमेंट हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे, जिसमें सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक, फिर टर्शियरी और फिर प्राइमरी। तो ये तो बहुत इजीली हमारा अरेंज हो गया। सो इस मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट क्या होगी, सबसे पहले सेकेंडरी अमीन, फिर टर्शियरी अमीन, फिर प्राइमरी अमीन्स और फिर एरोमेटिक अमीन। सो दिस वाज योर सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स योर थर्ड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। अब थर्ड पार्ट में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि फिर से हमें यहाँ पर एक सिमिलर अरेंजमेंट मिल रही है मिथाइल अमीन्स की, जिसे हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और एरोमेटिक और बेंजाइल अमीन्स की अरेंजमेंट हमें पता ही है, ये सबसे पीछे, और जो हमारा बेंजाइल अमीन है ये थोड़ा सा इससे ज्यादा बेसिक नेचर का होता है। तो इसकी अरेंजमेंट भी हम बिल्कुल इजीली शो कर सकते हैं, जो आपको कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व होगी। सबसे पहले आपके टर्शियरी अमीन्स, फिर प्राइमरी अमीन्स, फिर सेकेंडरी अमीन्स जो इस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, सॉरी सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शियरी अमीन्स जो हमारे इस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, फिर हमारे पास बेंजाइल अमीन, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आएगा एनिलीन मॉलिक्यूल विच इज योर एरोमेटिक अमीन, जो बेसिसिटी सबसे कम शो करता है क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस भी होती है और माइनस आई इफेक्ट भी होता है हमारे एरोमेटिक कंपाउंड का। सो इस तरीके से यहाँ पर हम मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट हमारे बेसिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंजमेंट उसकी शो कर सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को कवर करने के बाद अमीन मॉलिक्यूल्स की बेसिक स्ट्रेंथ भी समझ में आ गई होगी। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हमारे मॉलिक्यूल जितने भी हमने चैप्टर में कॉन्सेप्ट डिस्कस करे थे उन सभी को रिकॉल करते जा रहे हैं। तो जैसे एट द एंड हम क्वेश्चंस को कंप्लीट करोगे आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट को भी रिकॉल कर चुके होगे उस टाइम तक। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शंस एंड नेम द प्रोडक्ट्स। यहाँ पर आपको दो रिएक्शंस गिवन है और इन दोनों रिएक्शंस में आपको यहाँ पर एक्चुअली एसिड बेस रिएक्शंस को एक्सप्लेन करना है, उसके प्रोडक्ट्स बताने और साथ में उन प्रोडक्ट्स को नेम भी करना है। सो जब हम इन मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करें, इन रिएक्शंस को ऑब्जर्व करें, तो हमें क्या पता लग रहा है कि हमारे पास यहाँ पर किसी अमीन मॉलिक्यूल की रिएक्शन हो रही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और हमें पता है कि अमीन्स कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, विच मीन्स यहाँ पर हमारे पास ये जो अमीन्स है ये बेसिस की तरह बिहेव कर रहे हैं, और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये आपके एसिड बिहेवियर शो कर रहे हैं, विच मीन्स यहाँ पर एसिड और बेस की रिएक्शन होगी। और हमें पता है जब भी आपके एसिड और बेसिस कंबाइन करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पर भी आपके पास सॉल्ट्स बनेंगे, जिन सॉल्ट्स में हम किस तरीके से उसकी फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करते हैं कि जो बेस है वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है
और जो एसिड है वो H पॉजिटिव रिलीज करता है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये अपना H पॉजिटिव रिलीज करेंगे और यहाँ पर ये जो अमीन मॉलिक्यूल्स हैं ये H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेंगे, जिससे आपके पास अमोनियम आयंस की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट्स क्या आएंगे, यहाँ हमारे पास फर्स्ट मॉलिक्यूल में प्रोडक्ट आएगा CH3, CH2, CH2, NH3 पॉजिटिव, क्योंकि ये NH2 है जिसने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करा और यहाँ पर बनाया NH3 पॉजिटिव। अब इस NH3 पॉजिटिव की फॉर्मेशन के बाद एक कैटाइन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई, जिस कैटाइन मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज होने के लिए कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज चाहिए, तो वो यहाँ से इस क्लोराइड मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर रहा है। तो वो क्या करेगा, अपने सराउंडिंग में इस क्लोराइड मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस भी शो करेगा ताकि वो उसको स्टेबलाइज कर सके अपने मॉलिक्यूल को। तो यहाँ पर आपके पास रिएक्शन हुई है एक बेस और एसिड के बीच में, जिसकी वजह से आपके पास एक सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई, जिसमें आपका जो बेस है उसने H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करा है जो एसिड ने रिलीज करा था। तो यहाँ जो आपके पास ये मॉलिक्यूल बना, हमें पता है कि दिस इज अ अमोनियम सॉल्ट। तो इस मॉलिक्यूल को आप नेम कैसे करोगे, सबसे पहले आप इसके अंदर मेन हाइड्रोकार्बन पार्ट को नेम करोगे, जो कि आपके पास ये प्रोपाइल ग्रुप है। तो ये आपके पास क्या मॉलिक्यूल है, N प्रोपाइल, क्योंकि अगर हम कॉमनली नेम करते हैं तो उसके आगे हम सिंगल चेन हो तो N वर्ड यूज करते हैं। सो दिस इज योर N प्रोपाइल। उसके बाद आप यहाँ पर अपने सॉल्ट पार्ट को नेम करोगे विच इज योर अमोनियम सॉल्ट। सो अमोनियम। अब यहाँ हम सॉल्ट वर्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास क्लोराइड भी है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे N प्रोपाइल अमोनियम क्लोराइड। सो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो इसी तरीके से जैसे हमने इस फर्स्ट रिएक्शन को करा, बिल्कुल सिमिलर फॉर्म में आप इस सेकेंड रिएक्शन को भी कवर करोगे। सेकेंड रिएक्शन में भी आप एक अमीन और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में रिएक्शन शो कर रहे हो, जिसमें अमीन आपके बेस की तरह बिहेव करेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन एसिड जो H पॉजिटिव रिलीज करेगा, और इसका जो H पॉजिटिव रिलीज हुआ है वो इसे एक्सेप्ट करेगा, यानी ये बेस उसका H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा। और आपके पास यहाँ पर C2H5 होल थ्राइस NH पॉजिटिव की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि ये N है सिंपल, तो इसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट करा तो NH पॉजिटिव बना, जिसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयंस इसके सराउंडिंग में है। तो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर 3 इथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो उसे आप नेम कैसे करोगे, ट्राई इथाइल। यहाँ पर आप बोलोगे ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड। सो इस तरीके से आप अपने मॉलिक्यूल को नेम करोगे। तो यहाँ पर आपके पास ये ट्राई इथाइल अमीन है, जिसके साथ जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करवाते हो तो आपके पास एक सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है, जिस सॉल्ट में इस अमीन ने तो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करा है, जिस H पॉजिटिव को इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने रिलीज करा है, जिस वजह से आपके पास जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है वो आपके पास ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड। सो इस तरीके से हम किसी भी एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ हमने बेसिस की कैटेगरी में अमीन्स को प्लेस करा है। आप यहाँ पर कोई भी अमीन के एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हो। जैसे हम इन दोनों रिएक्शंस को कंप्लीट कर पा रहे हैं, वैसे ही आप बाकी सारे मॉलिक्यूल्स की भी रिएक्शंस को कंप्लीट कर पाओगे। सो दिस वाज देयर क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर हमने थोड़ी सी रिएक्शंस को रिकॉल करा है हमारे अमीन्स के, और उसमें हमने ये भी देखा कि अमीन्स जो है वो थोड़े से बेसिक नेचर के हैं। क्यों बेसिक नेचर के हैं? क्योंकि वो बेसिक बिहेवियर यहाँ शो कर पा रहे हैं। उसके बेसिसिटी को हमने यहाँ इन रिएक्शंस के साथ कंफर्म करा है, क्योंकि अगर अमीन्स बेसिक नेचर के होंगे तो वो किसी न किसी एसिड के साथ रिएक्शन शो करेंगे। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा हुआ है? Write reaction of final alkylation product of aniline with excess of methyl iodide in presence of sodium carbonate solution। यहाँ पर आपके पास एक रिएक्शन बोली हुई है, तो क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ एक रिएक्शन लिखनी है जिसमें हमें एक्चुअल में फाइनल अल्काइलेशन प्रोडक्ट शो करना है। फाइनल अल्काइलेशन प्रोडक्ट का मतलब है कि हम यहाँ पर कोई अल्काइलेशन रिएक्शन शो कर रहे हैं, और अल्काइलेशन का मतलब है कि हम अगर यहाँ पर अमीन्स की अल्काइलेशन करते हैं तो उस अमीन्स की अल्काइलेशन में आपके पास जो नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं, उन हाइड्रोजन्स को आप किसी अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करते हो, जिस रिप्लेसमेंट में आप यहाँ पर कोई अल्काइल हैलाइड कंसीडर करते हो, जिसका अल्काइल ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पर आप एनालीन के प्रोडक्ट्स को शो कर रहे हो, जिसमें एनालीन आपके पास कैसा मॉलिक्यूल है? एनालीन आपके पास मॉलिक्यूल है कि ये आपके पास एक बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर आपके पास NH2 ग्रुप की अटैचमेंट है। दिस इज योर एनालीन मॉलिक्यूल। इस एनालीन मॉलिक्यूल के अंदर आपको अल्काइलेशन करनी है, और जब एनालीन में आप अल्काइलेशन करोगे तो ये आपके पास अमीनो ग्रुप है, जिस अमीनो ग्रुप में हाइड्रोजन आटम है। इन हाइड्रोजन आटम्स की रिप्लेसमेंट मिलेगी बाय एनी अल्काइल ग्रुप, जिसमें आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो? विद एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड, विच मीन्स आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो CH3I के साथ।
और इसे अगर आप एक्सेस में कंसीडर करोगे तो आपके ये सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे और फर्दर आपके पास एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी जो कि होगा क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। क्योंकि हमने देखा था जब भी हम अल्काइलेशन प्रोडक्ट्स देखते हैं सबसे पहले आपके पास एक प्राइमरी अमीन होता है जो सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी टर्शरी में कन्वर्ट होता है और फाइनली आपका जो टर्शरी अमीन है वो क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने रिएजेंट को एक्सेस अमाउंट में कंसीडर करा हुआ होता है। तो ये हमें तो रिएक्शन समझ में आ गई कि हमारे पास फाइनली क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट्स आएंगे। बट उस क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट में अगर सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन डाल देंगे तो उस वजह से उस सॉल्ट में क्या इफेक्ट आएगा, क्या फर्क पड़ेगा उसके रिजल्ट्स में, वो हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इसकी रिएक्शन को देखना पड़ेगा। सो इसकी रिएक्शन को देखते हैं कि किस तरीके से हम इसकी रिएक्शन को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। सो यहाँ पर आप किस तरीके से अपनी रिएक्शन को ऑब्जर्व करोगे, आपके पास एक एनालीन मॉलिक्यूल है जिसकी रिएक्शन आप एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड के साथ ऑब्जर्व करते हो, जिसमें अभी हमने देखा था कि जब भी हम किसी अमीन मॉलिक्यूल को किसी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसका जो अल्काइल ग्रुप है वो हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करता है और इस रिप्लेसमेंट रिएक्शन में आपके पास एक्चुअल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही होती है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पर आपके पास ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ रिप्लेसमेंट होती जाएगी और आपके पास यहाँ पर प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी अमीन की फॉर्मेशन होगी, जिसमें फर्दर अगर आपके पास एक्सेस में अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है तो फर्दर आपके पास एक क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि अब इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है और फर्दर एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने के लिए इसको अपने जो ऑक्टेट कंप्लीट होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन्स बचे उन्हें भी डोनेट करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज की डेवलपमेंट होती है, क्योंकि अब इसके पास हाइड्रोजन एटम्स नहीं है रिप्लेस करने के लिए, इसने यहाँ पर अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करा, जिस वजह से आपके पास यहाँ पर क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट्स की फॉर्मेशन हुई। अब ये जो क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट्स हैं, यहाँ तक तो हमें रिएक्शन अच्छे से पता थी कि अगर हमारे पास यहाँ किसी भी अमीन मॉलिक्यूल की अल्काइलेशन होती है एक्सेस ऑफ किसी अल्काइल हैलाइड के प्रेजेंस में तो हमारे पास फाइनली क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट्स ही बनते हैं। बट इस क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट में अगर आप सोडियम कार्बोनेट के सोल्यूशन को ऐड करोगे तब आपके पास क्या आएगा, तो वहां पर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी जिसमें आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस प्रेजेंट होंगे। अब वो जो आपके पास कॉम्प्लेक्स बन रहा है उस केस में क्या होगा, ये आपके पास कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, यहां से आप एक एनाइन के साथ कंबाइन करोगे, यहाँ जो अगर आप सोडियम कार्बोनेट ऑब्जर्व करोगे इसका आपको कैसे आयनाइजेशन मिलता है, Na पॉजिटिव एंड CO3 2 नेगेटिव, विच मीन सोडियम आयंस एंड कार्बोनेट आयंस। तो वो जो कार्बोनेट आयंस है वो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस है, वो कंबाइन करेंगे इस कैटाइनिक स्पीशीज के साथ और यहाँ पर इस तरीके से वो अपने मॉलिक्यूल यानी एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेंगे और साथ में आपके पास एज अ साइड प्रोडक्ट सोडियम आयोडाइड रिलीज हो जाएगा। सो यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है कि हमारे यहाँ तक तो नॉर्मल अल्काइलेशन रिएक्शन हो रही है, बट उस अल्काइलेशन रिएक्शन में किसी और सॉल्ट की प्रेजेंस की वजह से हमें यहाँ पर एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की ऑब्जर्वेशन मिलती है। तो जब भी आपके पास कुछ इस तरीके से एक एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो आपके सोल्यूशन में या रिएक्शन में, तो आपको ये ध्यान देना है कि ये जो आपके पास एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल आया है, ये जो एक्स्ट्रा मीडियम आया है, इसमें आप किस तरीके से इस मॉलिक्यूल के डिसोसिएशन को ऑब्जर्व करोगे। क्योंकि अगर आपको एक बार इसका डिसोसिएशन समझ में आ गया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसके डिसोसिएशन के किस एस्पेक्ट को आपको यूज करना है अपने रिएक्शन के अंदर। जैसे अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे, अगर ये आयनिक स्पीशीज है तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज क्रिएट होंगी जहां पर आप प्रॉपर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को अचीव कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपके पास किसी और नेचर का मॉलिक्यूल होता, वो किसी और टाइप की रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होता, तो यहाँ पर हम एक आयनिक रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको इस रिएक्शन के क्वेश्चन से ये समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो तो हमें अच्छे से आती ही है, बट अगर उस रिएक्शन में कुछ और एक्स्ट्रा प्रेजेंट होगा तो वहां हमें सिर्फ और सिर्फ उस कॉम्प्लेक्स को समझना है और उस कॉम्प्लेक्स को समझते ही हम उसकी रिएक्शन को इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करके। क्योंकि हमें पता था कि ये एक आयनिक स्पीशीज है, अगर कोई और आयनिक स्पीशीज आएंगे तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म होगा, तो इजीली हम यहाँ पर अपने फाइनल प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा हुआ है, राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ एनालीन विद बेंजोइल क्लोराइड एंड राइट नेम ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। यहाँ पर आपको एनालीन की रिएक्शन दोबारा से बतानी है, लेकिन अब ये रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ है और फाइनली जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा उसका नेम भी बताना है। तो यहाँ पर अगर आप इन रिएजेंट्स को थोड़ा ध्यान में रखोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पर एनालीन और बेंजोइल क्लोराइड यूज कर रहे हैं, जिसका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे
तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ये हमारा एनालीन मॉलिक्यूलर, ये हमारा बेंजोइल क्लोराइड है। तो इन दोनों रिएक्टेंट्स को अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे और सोचोगे इनके बारे में, तो आपको सिंपल सी एक चीज समझ में आएगी कि ये तो आपकी एसाइलेशन रिएक्शन है, जहां पर आप एक अमीन मॉलिक्यूल की एसाइलेशन करवाते हो। और उस एसाइलेशन में क्या होता है, आप फिर से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हो दूसरे असाइल ग्रुप के साथ। जैसे अल्काइलेशन में हमने क्या करा था, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करा था अल्काइल ग्रुप के साथ, तो यहां पर हम असाइलेशन में हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे एक असाइल ग्रुप के साथ। ये बिल्कुल आपकी वैसी ही रिएक्शंस है जैसे हम फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन समझते थे, बस वहां पर क्या होता था, हम फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन के केस में जो भी अल्काइल हैलाइड या फिर हम असाइल हैलाइड्स कंसीडर करते थे, उनके लिए हम कोई ल्यूइस एसिड कंसीडर करते थे, क्योंकि वहां पर हम उसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंडर स्टडी करते थे, जिसमें आपका जो ल्यूइस एसिड था वो आपके फर्दर इलेक्ट्रोफाइल्स की जनरेशन में हेल्प करता था और आपके पास फाइनली प्रोडक्ट आता था। बट यहाँ पर अमीन्स के केस में क्या होता है, हमारे पास ये जो अमीन मॉलिक्यूल्स हैं, स्पेशली जो एनालीन एरोमेटिक अमीन मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपके ल्यूइस एसिड के साथ बेसिक नेचर होने की वजह से एक एडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम ऑलरेडी अपने लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो उस वजह से हमें फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस ऑब्जर्व नहीं होती हैं। तो उसका हमने एक सब्स्टिट्यूट देखा हुआ है, जिसमें हम अल्काइलेशन और असाइलेशन तो करवाते हैं हमारे अमीन मॉलिक्यूल्स की, बट वहां पर हम थोड़ा सा ट्विस्ट दे देते हैं रिएक्शन में। हम यूज वही करते हैं हमारे अल्काइल हैलाइड्स और असाइल हैलाइड्स, बट वहां पर हम ल्यूइस एसिड को यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं इनके, रादर देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर आपको अपनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगी जब आपके पास ये जो एनालीन मॉलिक्यूल है, इसके लोन पेयर अटैक करेंगे इसके कार्बोनिल कार्बन पर, क्योंकि हमें पता है कार्बोनिल कार्बन में कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, तो उस वजह से आपके पास एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। जो इंटरमीडिएट आपका इस तरीके से दिखेगा, जो फर्दर रीअरेंज होके आपके पास यहाँ पर एन फिनाइल बेंजामाइड की फॉर्मेशन करेगा। हमें पता है कि असाइलेशन से आपके पास क्या होता है, अमाइड्स की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जब हाइड्रोजन एटम को आप रिप्लेस करते हो किसी असाइल ग्रुप से, तो CONH की फॉर्मेशन आती है, और ये जो CONH फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। और ये रिएक्शन आपके एक बेसिक मीडियम में होती है। क्यों बेसिक मीडियम में होती है, हमने ये भी डिस्कस करा था कि ये रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम स्टेज पर होती है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट को फर्दर फॉरवर्ड शिफ्ट करवाने के लिए हम यहाँ पर बेस को यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आता है, साइड प्रोडक्ट हमारा कोई एसिड, जो मिनरल एसिड रिलीज होता है उसको हम रिएक्ट करवा देते हैं बेस के साथ, तो आपका जो फाइनली प्रोडक्ट की साइड है वो डिक्रीज करती जाती है, और आपका इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल, जिसे हम ऑलरेडी क्लास 11th में डिस्कस कर चुके हैं, वो फॉरवर्ड शिफ्ट होता रहता है, और आपके जो रिएक्टेंट्स है वो कॉन्टिन्यूअसली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास फाइनली एनालीन और बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन से जो असाइलेशन रिएक्शन शो कर रहे हैं विद द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म, आपके पास एक फाइनली अमाइड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, विच इज योर एन फिनाइल बेंजामाइड। सो दिस इज योर एन फिनाइल बेंजामाइड फाइनल प्रोडक्ट फॉर एनालीन एंड बेंजोइल क्लोराइड रिएक्शन। सो आई होप आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा हुआ है, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9N, write IUPAC names of isomers which will liberate nitrogen gas on treatment with nitrous acid। यहाँ पर आपको एक ही क्वेश्चन में डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो देखो क्या पूछा हुआ है, हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा हुआ है कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है C3H9N विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के आपको डिफरेंट आइसोमर्स को ड्रॉ करना है, जितने भी पॉसिबल आइसोमर्स है वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। सो इस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देखकर हम ये तो समझ गए कि एक अमीन मॉलिक्यूल है, क्योंकि हमारे पास अमीन फंक्शनल ग्रुप ही एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो अमीन मॉलिक्यूल्स के आप डिफरेंट आइसोमर्स को ड्रॉ करोगे, और हमें पता है कि जब हम आइसोमर्स को ड्रॉ करने के कॉन्सेप्ट पर आते हैं तो वहां हमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास जितनी भी पॉसिबिलिटीज हम बना सकते हैं वो ड्रॉ करके देखते हैं, और फिर उसमें से ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे कॉमन कौन से, उन्हें कैंसिल कर देंगे, कौन से पॉसिबल नहीं है उन्हें कैंसिल कर देंगे, और फाइनली हमारे पास हमारे डिफरेंट आइसोमर्स आ जाते हैं हमारे पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के। तो फर्स्ट पार्ट में तो आपको यहाँ पर आइसोमर्स को ड्रॉ करना है, और सेकंड पार्ट में उन सारे आइसोमर्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर एक्सप्लेन करना है, यानी उन्हें IUPAC नेम्स देने हैं, जिन्हें आप प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स को यूज करके नेम करोगे, जैसे हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करा था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी सिमिलर तरीके से मॉलिक्यूल्स को नेम करा था। पहले एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से उसके आइसोमर्स को ड्रॉ करा था, और फिर उन आइसोमर्स को हमने नेम करा था। तो यहाँ पर भी आपको पहले 2 क्वेश्चंस तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से ही आंसर करने हैं। तो पहले इन्हीं दोनों को आंसर करते हैं।
सो दीज आर द आइसोमर्स। ये 4 आइसोमर्स आपको ऑब्जर्व होंगे अपने मॉलिक्यूल के लिए, जिनको मैं ऑलरेडी यहाँ पर नेम कर चुकी हूँ। मैं आपको 1-2 नेम्स बताती हूँ, उसके बाद आपको इजीली आप इनको नेम कर पाओगे। जैसे अगर आप ये देखोगे, यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, आप जब भी किसी मॉलिक्यूल को IUPAC नॉमेनक्लेचर में डिफाइन करते हो तो सबसे पहले आप मेन हाइड्रोकार्बन पार्ट को आइडेंटिफाई करते हो, और यहाँ पर तो आपके पास कोई ब्रांच है ही नहीं, तो आप इसे ही मेन चेन कंसिडर करोगे, जिसमें आपके पास अमीनो फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ जब आप मॉलिक्यूल को नेम करोगे तो 3 कार्बन एटम्स के लिए वर्ड रूट है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एन, फर्स्ट पोजीशन पर अमीन फंक्शनल ग्रुप है तो इस मॉलिक्यूल का नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 अमीन। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास सेकंड पोजीशन पर अमीन फंक्शनल ग्रुप है तो इसका नेम हो जाएगा प्रोपेन 2 अमीन। अब यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इस मॉलिक्यूल में आपके पास अमीनो फंक्शनल ग्रुप तो है ही, बट दोनों तरफ आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम किस ग्रुप को मेन हाइड्रोकार्बन कंसिडर करें और किसे ब्रांच कंसिडर करें। तो जब हमारे पास इस तरीके से मॉलिक्यूल होता है, वहां पर हमारे पास जो बड़ा नंबर ऑफ कार्बन एटम का मॉलिक्यूल है उसे हम मेन हाइड्रोकार्बन कंसिडर करते हैं और दूसरे को ब्रांच कंसिडर करते हैं। तो दिस इज योर मेन हाइड्रोकार्बन पार्ट एंड दिस इज योर ब्रांच पार्ट, जिसे आप एन मिथाइल से नेम करोगे क्योंकि एन के पोजीशन के ऊपर है। तो एन मिथाइल, ये आपके पास 2 कार्बन एटम के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन और अमीनो ग्रुप है तो अमीन। सो इस मॉलिक्यूल का नेम क्या हो जाएगा, एन मिथाइल इथेन अमीन। सिमिलरली इस मॉलिक्यूल का नेम होगा एन एन डाई मिथाइल मिथेन अमीन, क्योंकि यहाँ पर 2 आपके पास मिथाइल ब्रांचेस प्रेजेंट है। सो इस तरीके से आप अपने डिफरेंट आइसोमर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उन सारे आइसोमर्स को आप IUPAC नॉमेनक्लेचर डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट 2 पार्ट जो है वो क्वेश्चन के वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हमसे पूछा हुआ है विच विल लिबरेट नाइट्रोजन गैस ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या होता है आपके पास, HNO2, और हमें पता है जब हमारा कोई अमीन मॉलिक्यूल HNO2 के साथ रिएक्शन शो करता है तो वहां पर हमें एक अलग अलग रिएक्शन मिलती है हर एक प्रोडक्ट से, क्योंकि हमने नाइट्रस एसिड की रिएक्शन को ऑलरेडी अपने लेक्चर में कवर करा था, जहां हमने देखा था कि प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स, टर्शरी अमीन्स और एरोमेटिक अमीन्स, ये सारे के सारे अमीन्स डिफरेंट रिएक्शन शो करते हैं हमारे नाइट्रस एसिड के साथ, जिसमें हमारे पास प्राइमरी एलिफैटिक अमीन्स और प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स ही हमारे सिलेबस में है। जिसमें हमने देखा था कि जब हम किसी प्राइमरी एलिफैटिक अमीन के साथ रिएक्शन देखते हैं नाइट्रस एसिड की, तो उस केस में आपके पास क्या होता है, आपका फाइनल प्रोडक्ट एक अल्कोहल मॉलिक्यूल आता है और साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है और साथ में ही आपके पास यहाँ पर एक मिनरल एसिड की फॉर्मेशन होती है। और वहीं अगर आप कोई प्राइमरी एरोमेटिक अमीन कंसीडर करते हो तो उस केस में जब आप इसकी रिएक्शन HNO2 यानी नाइट्रस एसिड के साथ करवाते हो तो यहाँ आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट्स की फॉर्मेशन होती है। अब आप बोलोगे कि मैम डाइजोनियम सॉल्ट तो हमारे प्राइमरी एलिफेटिक के साथ भी बन रहे थे, बिल्कुल करेक्ट, बट उनकी स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी, तो वो फटाफट से आपके अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो रहे थे, जिसे हम ऑलरेडी अपने लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अच्छे से हमने देखा था कि डाइजोनियम सॉल्ट सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक नेचर के ही स्टेबल होते हैं, वो भी एक्वस मीडियम में एट लो टेम्परेचर। तो यहाँ पर आपके पास जो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स है ये आपके एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स की फॉर्मेशन करेंगे, जो कि आपकी थोड़ी सी स्टेबिलिटी होने की वजह से एग्जिस्टेंस शो करते हैं। और यहाँ से हमें ये पता लगता है कि जब हमारे प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो नाइट्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो बस हमें यहाँ पर इन सारे मॉलिक्यूल्स में से प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स को आइडेंटिफाई करना है। हमने ये तो देख लिया कि सारे एलिफेटिक अमीन्स है, क्योंकि किसी में भी आपके एरोमेटिक रिंग की प्रेजेंस नहीं है। अब इन एलिफेटिक अमीन्स में से हमें प्राइमरी अमीन्स को आइडेंटिफाई करना है। प्राइमरी अमीन्स आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, हमें पता है कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, अमीनो मॉलिक्यूल्स हैं, वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी मॉलिक्यूल्स में क्लासिफाई होते हैं। प्राइमरी मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी वो होते हैं जिनमें NH प्रेजेंट होता है, और टर्शरी वो होते हैं जिसमें नाइट्रोजन सिंगल होते हैं, हाइड्रोजन कोई भी नहीं होता है। सो हाइड्रोजन एटम के बेसिस पर हम हमारे मॉलिक्यूल को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में डिवाइड करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ देखोगे, दिस इज योर NH2 मॉलिक्यूल, तो ये प्राइमरी नेचर का है। सिमिलरली यहाँ पर भी NH2 है तो ये भी प्राइमरी नेचर का है। यहाँ NH है तो ये सेकेंडरी नेचर का है, और यहाँ N है तो ये टर्शरी नेचर का है। तो ये आपके पास एक प्राइमरी अमीन है, दिस इज योर प्राइमरी अमीन, दिस इज योर सेकेंडरी अमीन एंड दिस इज योर टर्शरी अमीन। सो इस तरीके से हम अपने मॉलिक्यूल्स को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ आप इजीली बता सकते हो कि हमारे प्रोपेन 1 अमीन और प्रोपेन 2 अमीन ही वो मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होने पर नाइट्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे, और साथ में उसकी रिएक्शन भी शो कर दो। सो यहाँ आप आंसर कैसे करोगे, प्राइमरी अमीन्स विल लिबरेट नाइट्रोजन गैस ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड, दैट इज प्रोपेन अमीन एंड प्रोपेन 2 अमीन। आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स।
जैसे यहाँ पर आपने दोनों की रिएक्शन शो करी, जिसमें आपके पास ये जो प्रोपेन अमीन है और जो प्रोपेन 2 अमीन है, इन दोनों की जब आप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन शो करते हो, एल्कोहल्स की फॉर्मेशन होती है, प्रोपेनॉल एंड प्रोपेन 2ऑल, और साथ में आपके पास नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। सो दिस इज हाउ आप इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। बस आपको स्टेप बाय स्टेप अपने क्वेश्चंस को फॉलो करना है। ये नहीं करना कि आपके पास बहुत सारे पार्ट्स हैं, पहले एक बार सारे क्वेश्चन को पढ़ लिया और फिर उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो सारे पार्ट्स को एक साथ। ऐसे नहीं होता है। हमें पता है अगर एक ही क्वेश्चन में डिफरेंट पार्ट्स हैं, अनलेस एंड अनटिल वो अलग अलग ना हो, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि इनका कोई लिंक नहीं है। लिंक है तो उनको स्टेप बाय स्टेप करो। ऐसे मत कोशिश करो कि एक बार फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, फिर लास्ट में क्या लिखा हुआ है उसको कैसे लिंक करो। नहीं, स्टेप बाय स्टेप आओगे तो आप इजीली अपने क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे, और आपको उतना टाइम भी नहीं लगेगा जितना आप एक्चुअल में टाइम लगा दोगे इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा हुआ है? कन्वर्ट 3-मिथाइल एनालीन इनटू 3-नाइट्रोटोलुईन। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में डिफरेंट कन्वर्शंस पूछी हुई है, जिसे हम पार्ट बाय पार्ट कवर करेंगे। जिसमें सबसे पहले आपको बोला हुआ है 3-मिथाइल एनालीन को 3-नाइट्रोटोलुईन में कन्वर्ट करना। तो पहले इन दोनों मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करते हैं, और उसी के बाद हम ऑब्जर्वेशन में लेंगे कि किस मेथड को हम अप्रोच करें कि हम इस कन्वर्शन को अचीव कर सके। सो जब आप यहाँ पर इन स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करते हो, आपको ये पता लगता है कि 3-मिथाइल एनालीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। एक बेंजीन मॉलिक्यूल जिसके ऊपर NH2 ग्रुप की प्रेजेंस है, और इसकी थर्ड पोजीशन पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। ये आपके पास है 3-मिथाइल एनालीन। वहीं अगर आप 3-नाइट्रोटोलुईन को ड्रॉ करोगे तो ये आपके पास एक बेंजीन ग्रुप है, जो आपका मिथाइल ग्रुप की वजह से इसको टोलुईन मॉलिक्यूल बोला जाएगा, जिसकी थर्ड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस है। तो अगर अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स को आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि हमारा जो NH2 ग्रुप है वो NO2 ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो अमीनो ग्रुप है उसे आपको नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट करना है। और जब आप और थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इस रिएक्शन को तो ऑलरेडी हम हमारे चैप्टर में कवर कर चुके हैं, जहां पर हमने डाइजोनियम सॉल्ट्स के डिफरेंट रिएक्शंस को देखा था। वहां हमने एक रिएक्शन ये भी देखी थी कि जब हम अमीनो ग्रुप को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उस डाइजोनियम सॉल्ट में उस डाइजोनियम ग्रुप की जगह पर आप डिफरेंट ग्रुप्स की इंट्रोडक्शन करवा सकते हो, जिसमें से एक ग्रुप की इंट्रोडक्शन में हमने नाइट्रो ग्रुप की इंट्रोडक्शन को भी सीखा था। तो बस उसी रिएक्शन को हमें यहाँ पर यूज करना है। तो जो आपने वहां चैप्टर के अंदर रिएक्शन को डिस्कस करा था, सिमिलर रिएक्शन आपको यहाँ पर यूज करनी है। तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करोगे? ये आपके पास है 3-मिथाइल एनालीन, जिसमें सबसे पहले इस अमीनो ग्रुप को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करोगे। आप अपने डाइजोनियम सॉल्ट के रिएजेंट्स को यूज करोगे, या तो आप NaNO2HCl यूज करो या फिर डायरेक्टली नाइट्रस एसिड का यूज करो। आपके पास यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, जिससे फर्दर जब आप HbF4 के साथ ट्रीट करते हो तो यहाँ पर इस तरीके से एक सॉल्ट बनता है, जिसमें क्लोराइड ग्रुप की रिप्लेसमेंट हो जाती है BF4 नेगेटिव से, जिसको फर्दर जब आप सोडियम नाइट्राइट और कॉपर की प्रेजेंस में हीट करते हो तो यहाँ पर आपके पास इस डाइजोनियम ग्रुप की जगह नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस आती है, और इस तरीके से आप 3-मिथाइल एनालीन से 3-नाइट्रोटोलुईन की कन्वर्शन को अचीव कर सकते हो। सो आई होप आपको ये कन्वर्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी, जहां पर हमने डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन को यूज करके हमारे मॉलिक्यूल्स को इंटर कन्वर्ट करा है। सो दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा हुआ है? एनालीन इंटू 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन, यानी यहाँ पर आपको एनालीन को कन्वर्ट करना है 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन में। और अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को आप थोड़ा सोचो तो आपको क्या समझ में आएगा? एनालीन का मतलब है बेंजीन रिंग पर एक NH2 ग्रुप, और 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन का मतलब है बेंजीन पर 1/3 फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पर ब्रोमीन ग्रुप की प्रेजेंस। यानी कि कुछ इस तरीके से आपके दोनों मॉलिक्यूल्स अपनी एग्जिस्टेंस शो कर रहे हैं, जिसमें ये आपके पास है एनालीन मॉलिक्यूल और ये आपके पास है 1,3,5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। अब ये रिएक्शन भी आप बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। कैसे अचीव करोगे? देखो, हमें पता है कि जब हम किसी अमीनो बेंजीन या फिर एनालीन मॉलिक्यूल की डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करवाते हैं, हमने क्या ऑब्जर्वेशन करी थी? जब हमने डिफरेंट अमीनो ग्रुप्स की रिएक्शन देखी थी, वहां हमने देखा था कि जो हमारा एरोमेटिक अमीन्स है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव नेचर के होते हैं, क्योंकि उनके पास लोन पेयर की प्रेजेंस होती है, जिस वजह से उसके अंदर आपके पास ज्यादा रिएक्टिविटी में ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि अगर आप डायरेक्टली ब्रोमिनेशन करोगे तो आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे, डायरेक्ट नाइट्रेशन करोगे तो उसमें भी आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। सो उसके लिए हम क्या कर रहे थे? प्रोटेक्शन कर रहे थे हमारे अमीनो ग्रुप की, जिसमें हम अमीनो की पहले असाइलेशन करवाते थे। अब यहाँ पर हमें प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बनाने ही मल्टी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करवाएंगे, जिससे आपके पास सबसे पहले एक ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आ जाएगा।
अब आपको क्या करना है, इस ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट को अगर आपको इस फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ डिफरेंस है इस अमीनो ग्रुप का, यानी आपको अमीनो ग्रुप रिमूव करना है। और ये रिएक्शन भी हम ऑलरेडी हमारे डाइजोनियम सॉल्ट्स में कवर कर चुके हैं। कौन सी रिएक्शन कवर करी थी हमने, जहां पर हमने देखा था कि जब हम बेंजीन के ऊपर जो अमीनो ग्रुप है उसे डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं, उस डाइजोनियम सॉल्ट से हम फर्दर डायरेक्ट बेंजीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं अगर आप वहां पर कुछ पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज करो। जैसे अगर आप यहाँ पर H3PO2 को यूज करोगे या फिर आप इथेनॉल को भी यूज करते हो, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले एनिलीन मॉलिक्यूल पर डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करवाओगे ब्रोमीन वाटर से, जिससे आपके पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। फर्दर जब आप इसकी डाइजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन करवाते हो जिसमें आप रिएजेंट यूज करते हो NaNO2 एंड HCl, तो आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, जिसकी फर्दर रिडक्शन से जहां पर आप H3PO2 को यूज करते हो आपके पास 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है। सो इस तरीके से आप अपने मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को अचीव कर सकते हो। सो दिस वाज योर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आई होप आपको यहाँ पर ये दोनों के दोनों कन्वर्जन्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो इस क्वेश्चन को कवर करने के साथ साथ हमने डाइजोनियम सॉल्ट्स की रिएक्शन को भी रिवाइज कर लिया है, क्योंकि रिएक्शंस को रिवाइज करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में कवर करी वही रिएक्शंस रिवाइज हुई है। अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचने की कोशिश करो, यहाँ हमने क्वेश्चन में बेशक डाइजोनियम सॉल्ट्स के सिर्फ 2 ही रिएक्शंस को कवर करा है, बट इन रिएक्शंस को कवर करते हुए हमने रिकॉल सारी रिएक्शंस को करा है। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था कि हमारे पास अमीनो ग्रुप को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करने के बाद डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं, जिसमें आप अलग अलग ग्रुप्स की प्रेजेंस शो कर सकते हो अपने मॉलिक्यूल के ऊपर, जिसमें से एक रिएक्शन नाइट्रो ग्रुप की थी। तो उस तरीके से हमने सारी रिएक्शंस को रिकॉल करा। सिमिलरली यहाँ पर भी आपने उन्हीं रिएक्शंस में से एक रिएक्शन को यूज करा है, जिसमें आपने क्या ऑब्जर्व करा था कि अलग अलग रिएक्शंस थी, जिसमें से एक रिएक्शन थी जिसमें हम डाइजोनियम सॉल्ट को रिमूव ही कर सकते हैं। तो वो रिएक्शन आपके पास ये वाली थी जिसमें आप रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हो। सो आई होप आपको यहाँ पर ये दोनों के दोनों कन्वर्जन अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 9 एंड अलॉन्ग विद इट योर इंटेक्स क्वेश्चंस इज कंप्लीटेड। जहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे इन सारे क्वेश्चंस को कवर करते हुए हमने ब्रीफ डिस्कशन कर लिया अपने पूरे के पूरे चैप्टर का। सो आई होप आपको चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये सारे के सारे इंडेक्स क्वेश्चंस भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।